वो लिमिट खत्म होने आ रहा है। ओके तो हम लोग वापस वो कैरी ऑन करते हैं। ओके या ओके ऑडियंस stay glued audience. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस स्टोरी. आज का ये हमारा एक्सटेंडेड सेशन है. वेलकम सनी भाई वंस अगेन. वेलकम टू द एक्सटेंडेड सेशन. पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि इतना अच्छा जा रहा है सेशन. एक इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है. और लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन फर्दर कि हम थे हाइपर रियलिस्टिक टैटूज के आपके फोर्टे पे. सो हाउ दैट गॉट हिट टू यू? बेसिकली मैंने जैसे मैं बोल रहा था कि मैंने इंटरनेशनल आर्टिस्ट का काम देखा था जो बहुत जबरदस्त होता था, पर इंडिया में वही ट्रेडिशनल वे में चल रहा था साइड पे. जब मैंने फर्स्ट टाइम हाइपर रियलिस्टिक अटेम्प्ट किया, तो मैं अनिल गुप्ता जी करके एक आर्टिस्ट है जो न्यूयॉर्क बेस्ड है पर इंडियन है. बहुत जबरदस्त काम करते हैं. तो उनका मैं काफी बड़ा फैन रहा और उनका काम फॉलो करते आया हूँ. तो उनका जो बारीकी का काम है वो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि वो पॉसिबल है. प्लस मेरे को रियलिज्म में इंटरेस्ट था. उनका स्टाइल मेरा स्टाइल बहुत अलग है. तो एक बार चांस मिला मुझे कि मैं उनका सेमिनार वर्कशॉप अटेंड करूं, और मैं उनको देखा. मैंने एक बार कैसे क्या काम करते हैं, मैंने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया. काफ़ी लोग थे, 40-45 लोग थे वहाँ. उसमें जब मैं रिटर्न आया और मैंने पहला चीज़ आके वो अटेम्प्ट किया जो मैं देख के आया. और अटेम्प्ट के बाद मैंने 4 या 5 टैटू के बाद मैंने फर्स्ट हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट मारा था फिल्म एक्टर का, जो इंटरनेशनल एक्टर है, सिन सिटी का एक ये था. हाँ, तो वो मैंने पहला अटेम्प्ट था हाइपर रियलिज्म का, और मैं खुद ही देख के चौंक गया था कि मैंने क्या कर दिया. और जैसे मैंने ऑनलाइन डाला मेरे ग्रुप में और फेसबुक पे शेयर किया, काफी अच्छा रिव्यू आया सारे आर्टिस्ट से, सब लोग से जो जो मेरे इंडस्ट्री के हैं. तो वहां से मुझे पहला चीज क्लिक हुआ कि ये कला दूसरे को सिखानी जरूरी है. जो मेरे को आता है वो सिखाना पड़ेगा. और उसके बाद मैंने पहला वर्कशॉप लिया था और मैंने काफी लोग आए, उसमें 45 लोग करीबन आए, 42 या 45 लोग आए. तभी मैंने वो आर्ट जो मेरे को आ गया था मैंने उनको सिखाना चालू किया. फिर तब से मैंने आज तक करीबन 15-16 वर्कशॉप लिए. फिर स्कूल आ गया, तो फिर रुका नहीं. बट दैट वाज द फर्स्ट हाइपर रियलिस्टिक पीस जो मैंने किया. दैट आल्सो चेंज्ड माय लाइफ कंप्लीटली. तो हाँ, तो वो मेरा जर्नी है उसको लेके, और वो नाम मेरे पीछे लग गया है, गिर गया है कि ये हाइपर रियलिस्टिक आर्टिस्ट है. जाकि सारा मेरा काम हाइपर रियलिस्टिक नहीं है. मैंने करीबन 5-10 किए रहेंगे पूरे पोर्टफोलियो में. बट या मेरा रियलिज्म साइड पे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है. आर्ट को लोग पसंद करते हैं. बेसिकली मेरा कॉन्सेप्चुअल आर्ट है, उसकी ज्यादा डिमांड है. जिस तरीके से अपना इंडियन माइथोलॉजी को मैं देखता हूँ मेरे विजन से, कि अपने जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, जैसे अपने भगवान हो गए, हनुमान जी हो गए, राम बोलो, ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा हो गए, शिव जी बोलो, इनको जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन टैटू और जो डिजाइन कंबाइन करते हैं, दैट हैज गॉन वायरल. पूरी दुनिया में वो फैल गए वो डिजाइन्स. और उसका डिमांड मतलब इतना बढ़ गया है कि बाकी सारे स्टूडियो भी के पास भी वही डिजाइन्स के रिक्वेस्ट आते हैं लोगों के पास कि ये सनी के स्टूडियो का, ये एलियंस के स्टूडियो का काम है, ये आप करके दो. आप करके दो. बट मसला होते गया. सर सर मतलब आपकी इंडस्ट्री में भी कॉपी का सिस्टम है मतलब? पर वो गलत नहीं है. मैं आपको पूछता हूँ एक चीज. मेरे को बहुत सारे आर्टिस्ट है ना, कोई ताना मारता है, कोई डिस्कशन करता है, कोई बहस करता है, बोलते हैं ओरिजिनल आर्ट नहीं है, ओरिजिनल आर्ट नहीं है. आदमी कभी ओरिजिनल आर्ट कर ही नहीं सकता. जो भी उसके दिमाग में आता है वो कहीं ना कहीं देखा हुआ रेफरेंस ही होता है. समझो आप अपने दिमाग से झाड़ को ड्रॉ कर रहे हो, झाड़ ये वर्ड आया कहां से? उस झाड़ को देख के आया ना. आप बोलोगे कि फूल में बना रहा हूं अपने दिमाग से, उसमें 4 चीज डालूंगा, वो हर एक चीज कहीं ना कहीं तो देखी हुई है. तो कॉपी से का प्रॉब्लम क्या है? मेरे को पर्सनली कॉपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं दिल खोल के बोलता हूँ बिंदास कॉपी करो मेरा आर्ट. खाली बात बनती है क्रेडिट की, कि अगर किसी का काम आप उठा रहे हो ना, तो उसको प्यार से एक बार बोल तो दो कि यार ये मैं इंस्पायर हो गया तेरे काम से, मैं भी कर रहा हूँ.
और जेन्युइनली बोलता हूँ, पुराने टाइम पे ऐसा नहीं कि मैं कोई ऊपर से गिरा हुआ आर्टिस्ट हूँ, मैं भी लोगों का देख, आज भी जो मैं काम करता हूँ, जो इमेजेस यूज करता हूँ, वो गूगल और पिंटरेस्ट से ही मिलते हैं, पूरी दुनिया वो करती है, मैं कोई अलग नहीं हूँ। पर मैं इतना रिस्पेक्ट रखता हूँ सामने वाले आर्टिस्ट को कि उसको मैं बताता हूँ कि यार ये बहुत पसंद आया, मैं काम कर रहा हूँ, और वो लोग जेन्युइनली खुश हो जाते हैं। वो लोग खुद अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं, देख मेरा ये काम टैटू में कैसे दिखता है। और आप जो, हाँ, जब आप एथिक्स नहीं संभालते ना, तब प्रॉब्लम है। जब आप एथिकल नहीं होते हो ना, तब बड़ा प्रॉब्लम है। अनएथिकल वे में आप चीजें करते हो, जैसे किसी और का काम लेके आप अपना नाम डालते हो और वो करते हो, तब लोगों को शायद गुस्सा आ जाए। मेरे को तो वो साइड में भी प्रॉब्लम नहीं है, अपने नाम से करो, तेरा भला होता है ना ये आर्ट वर्क से, तो मेरा आर्ट काम का है। राइट राइट। किसी का मेरा आर्ट से, किसी का टैटू से अगर वो पैसे कमा के उसका घर चलता है, उसके मम्मी पापा खा रहे ना, अपना अपना रीजन ही था वो आर्ट क्रिएट करने का, ना कि झंडा उड़ाने का कि मेरा है तेरा है, वो सबका है। नहीं सर, आप वेरी, मतलब समझो ये आपका आपका ये आई एम वेरी लेस ऑफ वर्ड्स कि आपका विजन ये बहुत ही इंस्पायरिंग है एक्चुअली, कि कॉपी करने दे कुछ भी, मतलब दैट इज ट्रूली इंस्पायरिंग। यहाँ पे एक आध दो क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें लेने चाहिए एक्चुअली ऑडियंस के, दो तीन क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि ऐसा सुना है कि यू हैव नेवर रिपीटेड योर वर्क अगेन, मतलब आपने अपने एक बार टैटू बनाया, आपने वो वापस रिपीट नहीं किया हुआ है, तो क्या ये ट्रू है? ये अगर मैं लास्ट के 3-4 साल गिनूं या गए मेरे 5 जो प्रोग्रेस वाले साल है, तो ये ट्रू है। पर अगर मेरा पूरा लाइफ टाइम का रिकॉर्ड देखो तो ये ट्रू नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से शिव जी की टैटू में एक एक डिजाइन मैंने कम से कम 10-12 बार भी किए रहे, जो पुराने टाइम में जब मैं शुरुआत के फेज में था। जब मैंने रियलाइज किया इंपॉर्टेंस कि अगर मेरे बॉडी, मेरे हाथ से कला इतना फास्ट निकलती है, तो वो क्यों काम चोरी करे कि एक को सेम चीज दे, क्यों ना क्लाइंट को हम लोग प्यार से ये बोले भाई इसका थोड़ा चार्ज ज्यादा होगा, पर मैं तेरे लिए नया कुछ बना, तो वो करने में मुझे वो लाइन मिल गया। तो वो मेरे को आज भी अगर किसी ने रिपीट डिजाइन मारा तो मैं जेन्युइनली बोलता हूँ, अगर सामने वाले को डिजाइन बहुत पसंद है, बोलते नहीं मेरे को यही चाहिए ना, मैं खुशी से करेगा, तो मेरे को उसमें कुछ स्पेशल चीज नहीं लगता। पर मैं ये जरूर ट्राई करेगा उसको 2 बार डिजाइन बनाएंगे, तो रुक तेरे लिए कुछ नया बना दे। और 99 के 100% लोग इंसान नया डिजाइन उठाते हैं, वो हमारे लिए चैलेंजिंग होता है, मजा आता है बनाने में, इनपुट्स और ज्यादा जाते हैं। एक साल पुराना जो डिजाइन है उससे डेफिनेटली आज का डिजाइन बेटर मैं बना सकता हूँ, इसे मुझे लगता है। अगर उसको फिर भी पुराना पसंद होता है तो मेरे लिए साइन है भाई, प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। राइट। अच्छा सनी भाई, टैटू करना दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टेक्निक्स, आपकी माइंड, हैंड एंड ऑफ कोर्स आपका जो टैटू स्टेशन है वो। तो 5 साल पहले से, या तो अब मैं कहूँ कि लास्ट 2015 के बाद से जो टैटू इंडस्ट्री में जो बूम हर एक के हाथों में और पैरों में और बॉडी पे दिख रहा है, तो वो जो चेंजेस का जो अपग्रेडेशन हुआ है उसके बारे में आप क्या सोचते हो कि क्या ये चेंजेस सही जा रहे हैं या इसमें और कुछ भी हम बेटर कर सकते हैं? जब भी आप ये स्टेटमेंट बोलते हो ना कि वहाँ कुछ बेटर हो सकता है क्या, वो आप भगवान की लैंग्वेज में बोल रहे हो, मतलब वो एवोल्यूशन का बात है, वो उसको एंड नहीं है ना, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। आज जो अच्छा लगता है, आप अभी 50 साल पहले का टीवी देखो, या जब भी था पहला दूसरा टीवी, उनके लिए वो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी था, क्या बात है लोग बोलते हैं। आज हम बोलते हैं क्या डब्बा लेके, डब्बा वाला टीवी है तेरे पास, इनफैक्ट फोन में भी हो गया है, 2 साल पहले का फोन हाथ में रहेगा तो बोलेंगे क्या लेके घूम रहा है। तो सेम चीज आपको आर्ट में भी दिखने वाला है। आज जो स्पेशल है कभी ना कभी वो सैड लगेगा, क्योंकि आपके पास नया नया पावर आएगा ही, नया नॉलेज आने वाला है, वर्ल्ड इवॉल्व हो रहा है, अपने थ्रू नॉलेज नया नया निकलेगा। तो जो भी डायरेक्शन जा रहा है ना वर्ल्ड में, मेरे हिसाब से सब सही जा रहा है। आप अगर खराब न्यूज भी देखते हो ना, वो पेन पॉइंट्स है, वो जो पत्थर पे चलने वाली चीजें, वो पॉइंट्स है, उसमें सारा आता है, उसमें बॉम्ब गिरना हो गया, किसी का रेप होना हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है अनफॉर्चुनेटली जो अपने कंट्रोल में नहीं है, बट दैट इज अ पार्ट, अगर होल वर्ल्ड के हिसाब से देखो ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ द एवोल्यूशन। पेन पॉइंट्स आएंगे, उससे अपना एटीट्यूड चेंज होता है, ह्यूमंस और बेटर होते हैं। तो आप आर्ट को बोलो, आप ह्यूमन लेवल बोलो या नेचर लेवल बोलो, सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं।
राइट। मेरे हिसाब से जो जा रहा है सब सही है। सही है। आपने बोला कि आपने पहले ना बहुत सारे टैटूज रिपीट किए, राइट? ऐसा आपने अभी बोला थोड़ी देर पहले। बराबर। अ, थोड़े टाइम पहले एक ऐसा था कि वो इन्फिनिटी टैटू बहुत फेमस था। तो आपको आइडिया रहेगा कि आपने कितने इन्फिनिटी टैटूज बनाए होंगे, मतलब कितने लोगों ने डिमांड किया रहेगा, बिकॉज वो एक चलन था भाई, कुछ नहीं बनाना तो वो इन्फिनिटी टैटू बना लेते। इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट ये मेरे करियर को अभी 12-14 साल हो गए। मैं आज भी लोग मानते हैं इंफिनिटी टैटू। बेसिकली अभी मैं खुद नहीं बैठता, मैं मेरे कॉन्सेप्चुअल टैटूज के लिए काम करते रहता हूँ। जो मेरा क्लाइंट है मैं सब करने लग जाऊंगा तो मैं फिर बाकी सब काम कब करूंगा। इसलिए मेरे साथ मेरा टीम है जो बहुत क्वालिफाइड अवार्ड विनिंग टैटू आर्टिस्ट है, जो मैं मानता हूँ मेरे से बेटर काम करेंगे। इनफैक्ट कुछ लोग हैं जो मेरे बियॉन्ड ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत नए हैं जो अभी स्टार्ट किया है, पर ऑलरेडी मैं बोल सकता हूँ जो 8-8 साल से बैठे हैं मार्केट में, उनसे ये आर्टिस्ट बहुत बेटर काम कर। और मैं देखना भी चाहता हूँ मेरे आर्टिस्ट वे बियॉन्ड निकल जाए। वही एक्चुअली गुरु का पर्पस होता है मेरे हिसाब से। गुरु का पर्पस अगर रहेगा कि उसका स्टूडेंट उसके यहाँ तक नहीं पहुंचे तो काय का गुरु। गुरु का रहता है कि मेरे पास निकल जाए, वो खास बात रहती है। तो वो मेरे यहाँ होता है। तो जो इन्फिनिटी टैटूज है, छोटे मोटे टैटूज है, ये मेरे खास आर्टिस्ट है जिन लोगों का अलग अलग स्पेशलिटी है, वो लोग लेते हैं। पर हम ट्राई करते हैं कि डिजाइन में विजुअली कुछ कुछ नया हो। अभी शेप तो सबका सेम है, जैसे शिव जी एक ही है। अभी हम लोग महीने के 10-15 शिव जी के टैटूज होते हैं, तो ट्राई करते हैं कि सेम डिजाइन ना हो, डिजाइन से अलग। तो मैं नंबर तो दे नहीं पाऊंगा, मे भी 500,000 किए लेंगे हम लोग ने अभी तक। ओह माय गॉड। बाप रे। पर नए डिजाइन। राइट राइट, करेक्ट करेक्ट। और ये जो आपने और एक पॉइंट इसमें एक बहुत अच्छा बोला था कि आप अपने आर्टिस्ट को आपसे आगे निकलना देखना चाहते हैं। और ये समझो, मैं जब से आपके साथ कनेक्ट हुआ मैंने खुद ने देखा हुआ है कि आप अपने डिजाइन प्रमोट सोशल मीडिया पे बहुत मैंने कम देखा हुआ है, लेकिन आप बाकी आर्टिस्ट के बहुत प्रमोट करते हो। एंड आई ट्रूली एग्री कि यस, आप जो बोल रहे हो वही आप कर रहे हो, मैं उसके साथ मैं एग्री करता हूँ। थैंक यू थैंक यू। राइट। बेसिकली एक हाँ, बोलो बोलो। या एक एक और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, मतलब जैसे सब लोग जानते हैं कि आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज का टैटू किया हुआ है। जो लोग आपके टच में सब लोग जानते रहेंगे। स्पेसिफिकली बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपने जब विराट कोहली के साथ वो टैटू आर्ट पे काम किया था, तो हाउ वाज योर फीलिंग? फीलिंग जब जब तो एक दिन पहले जब मैनेजर आके गए उनके, अभी उनके उसका मुझे पता नहीं क्योंकि थोड़ा बॉन्डिंग अलग हो गया था। तो तो विराट का जब मैनेजर आके गया यहाँ, तो स्टूडियो में, तभी उन्होंने रिस्पेक्टफुली बातचीत की और हमें बताया कि सर आना चाहते हैं इधर, तो कल का अपॉइंटमेंट है, तो प्लीज स्टूडियो में मतलब ये रखो और ट्राई करो कि शटर वगैरह नीचे कर सके, क्योंकि लोग थोड़े से ये हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, सब आएंगे तो ये हो। तो हम लोग ने पूरी तैयारी की। तो वो जब से आके गया उसके नेक्स्ट डे तक वो है ना अंदर वो एक होता है ना, जैसे एग्जाम के टाइम में नहीं होता है जब पेपर हाथ में आने के पहले वाला जो फीलिंग, वो बंदा आने तक वो चला, और जैसे ही उन्होंने एंट्री मारी तो सारा चीज निकल गया, बिकॉज ही सच अ नाइस पर्सन। अंदर आके ना कोई इंग्लिश का झांसा दिया ना कुछ, एकदम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसा बात किया कि जैसे हम लोग को काफी टाइम से जाता है। तो आपकी टाइम एक्चुअली में। हम लोग हाँ, उसने हमको कंफर्टेबल किया था, तो हम सब लोग थोड़े से डरे हुए थे और एक्साइटेड भी थे कि ये आएगा तो बोलेंगे क्या, करेंगे क्या। पर पर आते ही एकदम नॉर्मल इंसान जैसे कि कोई नेक्स्ट पर्सन है वैसे बात किया, और काफी एक्साइटेड था कि उसने उसका फोन बोल के मेरे बोलते थे कि मैं तेरे को फॉलो कर रहा हूँ, यू नो ये काम तेरा है, ये काम मुझे अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। तो मैं खुद चौंक गया था कि ये भाई 1.5-2 साल से ये तो फॉलो कर रहा है अपने को। तो राइट राइट। तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा। करीबन 5-10 मिनट में वो जो एनवायरनमेंट था वो बहुत नॉर्मल हो गया। और उसका खास बात है कि उसने वैसा स्पेस बनाया है कि वो दोस्ती वाली वाला फीलिंग आ रही है, प्रोफेशनल वे में, पर दोस्ती वाली वाला फीलिंग।
हम लोग भी कंफर्टेबल एज एन आर्टिस्ट को उसने काफी कंफर्ट दिया, हम लोग ने हमारा काम किया, मैंने काफी फ्री हैंड उनके ऊपर काम किया है। फिर पर कोई कुछ एक्सपीरियंस ऐसा था, मुझे लगा नहीं था कि ये लेवल का इंसान या इसका जो जो स्टेज पे है, जो स्टेटस लेके अभी है, वो इतना इजी टू गो रहेगा बातचीत करने कन्वर्सेशन। सो दैट वाज द ब्यूटीफुल पार्ट। प्लस कुछ उनके जो भी स्टोरीज थे क्रिकेट को लेके, स्पेशली आई लाइक द एनर्जी व्हिच वाज, आई वाज क्वाइट इंस्पायर्ड एंड अमेज्ड एज वेल देख के। वो खास बात शायद आप लोग को बताएगा सुन के। तो साउथ अफ्रीका का कप मारा था इंडिया ने, बराबर, विराट कोहली वाज द मेन गाय। कप का वो हो गया, जैसे कप मारा है उसके शायद नेक्स्ट, मतलब कप का वो रात तो वैसे ही गया मस्ती में, नेक्स्ट डे आई थिंक ही गॉट अ फ्लाइट किया, वो रात को घर पहुंचा बाय 2 AM, बराबर। सुबह 7 o'clock ही वाज एट आवर स्टूडियो रात को आने के बाद, और वो सोया नहीं था, 3 दिन से सोया नहीं था। 7 बजे, 2 या 3 दिन से सोया नहीं था। 7 बजे वो आया था, वो ऐसे एनर्जी में था जैसे वो अभी उठ के मतलब क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है, इतना एनर्जी हाई था। वाओ। वो हमारे साथ 1-1.5 घंटे का जो भी सेशन हुआ, उससे वो उसके बाद उनका जाना था गोवा, जो उनका शूट या मीटिंग था। सो फ्रॉम माय स्टूडियो ही वाज गोइंग टू ईट विद हिज वाइफ, वहां से उनका था फ्लाइट से गोवा, एंड अगेन गोवा से आके उसको कुछ और प्लान। सो अनदर मे बी दिन जो भी फ्लाइट में जो सोएगा उतना ही, बट वेरी पॉजिटिव, वेरी लाइव पर्सन, वेरी 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 एनर्जेटिक। राइट। ना ही विराट कोहली, आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ भी वर्क किया हुआ है, टैटू किया हुआ है। एक एक एकदम और सवाल है, इस परमिशन आप मुझे दो तो। हाँ बोलो बोलो। ऐसा कौन सा ऑडेस्ट प्लेस है जहां पे आपने टैटू किया हुआ है? मतलब एकदम वियर्ड प्लेस, मतलब भाई यहाँ पे भी कोई टैटू कर रहा था वैसा, मतलब या कोई भी? आप बोल रहे हो कौन से अजीब से प्लेस पे मैंने टैटू किया है जो जो काफी और मतलब हाँ, आपने किया हो, आपने शायद देखा हो। नहीं, मैंने काफी टैटूज किए हैं, खाली ये कि लोगों का बात नहीं है, ये सब होता है आउट ऑफ इंडिया में ज्यादा। तो जब मैं डेनमार्क में था तभी मैंने काफी टैटूज किए हैं। तो मैंने जो अभी फोन पे कैसे होता है, पर जो जो मैन का जेनिटल एरिया रहता है वहां टैटू हुआ है। फिर वुमेन साइड पे जो भी उनके जो भी है प्राइवेट पार्ट वहां हुआ है। तो ये बेसिकली जब होता है तो सामने वाले को बड़ा ही जूसी सुनाई देता है, बट व्हेन यू आर एक्चुअली ऑन द जॉब इट इज वेरी प्रोफेशनल, क्योंकि सामने वाला जो भी ये करने आया है ना, वो लोग थर्ड पार्टी इसको लगता है ये क्या कर रहा है, ये तो दिमाग से गया है। अगर वैसे लोग नहीं रहते, ये लोग बहुत सीरियस लोग रहते हैं, और ये लोग बहुत चूजी रहते हैं कि कैसा आर्टिस्ट क्या है। जैसे हमको फीलिंग आता है ना कि ये लड़की अगर ऐसे पार्ट पे करा लेगी तो कैसी लड़की रहेगी, वैसा दैट्स नॉट द राइट वे। एक्चुअली उनके साथ काम करना, वो लोग जब भी आपके साथ बातचीत करते हैं, एटलीस्ट मेरे साथ एक्सपीरियंस है, जब भी वो उन लोग को ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है, मैंने कम फॉर कंसल्टेशन, वहां वो गेज करते हैं कि कितना जेन्युइन आर्टिस्ट है, कैसा आर्टिस्ट है। और ये बहुत थिन लाइन है आर्टिस्ट के लिए, वेयर यू मेंटेन योर स्टेटस व्हाइल यू एग्जीक्यूट द जॉब, यू हैव टू मेंटेन द प्रोफेशनलिज्म। और वो एट द सेम टाइम, चलो आपका दिमाग कितना भी सही रहे, साफ रहे, उनको में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है क्लाइंट को, राइट। सो यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस। तो वो जो आपको रिलेशन क्रिएट करना पड़ता है क्लाइंट के साथ ऐसे टाइम पे, दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव लर्नड व्हेन आई टैटूड फ्यू पीपल आउटसाइड इंडिया। उसके बाद मुझे पता है कि ये सब चीजें डील कैसे करनी, क्या बात होती है, कितना क्लैरिटी होना चाहिए, कैसा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं, कैसे रूल्स होने चाहिए प्राइवेट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कि सब चीज क्लियर है। उनको फॉर्म साइन करना होता है, जैसे मेरे स्टूडियो में कंसेंट फॉर्म दिया जाता है, तो साइन करना पड़ता है वो चीज। कल जाके अपने को पता नहीं कि कौन सा क्लाइंट क्या हो सकता है, मे बी कोई कंपेटिटर से हो, मे बी कुछ हो, एक का दो का चार बात करे। सो यू नीड टू हैव अ कैमरा इन प्लेस। अभी कैमरा इन प्लेस में आप वो कैप्चर नहीं कर सकते, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैप्चर भी नहीं होना है। सो आपका कैमरा का पोजीशन ऐसा है
We are not capturing the part, but at the same time you have some proof that things were professional. तो ये बहुत छोटी छोटी चीज है जब ऐसे सब आप जाते हो, और डोंट टेक द वर्क, आप काम मत करो। राइट सर, परफेक्टली सेट सर के ये जो थिन लाइन जो है जो एक आर्टिस्ट को मेंटेन करनी है, वो जो आपने बखूबी सीखी है। एंड बोलते हैं ना कि एक जो ट्रस्ट फैक्टर जो है, जो एक्सेप्टेंस लेवल जिसको हम बोलते हैं, वो डेफिनेटली एक जो बोलते हैं ना कि एक जो फेथ है वो आपने पकड़ के रखा है आर्ट के सामने। अच्छा, एक मैं जर्नी की बात करूं, आपकी जो 12 साल की जर्नी की जो बात करूं, जो आपने जितने भी एन नंबर ऑफ जो टैटूज जो किए हैं, तो हाउ डू यू फील के यस यार मैंने ये टैटू जो था मेरा बहुत अच्छा था, या तो इनको मैं और अच्छा दे सकता था, ऐसा कोई कुछ फीलिंग है कोई टैटू के लिए? मुझे हर टैटू ऐसा लगता है आज भी कि और अच्छा हो सकता है। ओके ओके ओके। बट ऐसा कोई टैटू की जैसा मतलब आपको लगता हो कि भाई ये मतलब एक है कि अरे यार ये मैंने कर लिया यार, मतलब एक मास्टरपीस मैंने कर दिया है, ऐसा कोई? एवरी टाइम मैं जब भी टैटू करता हूँ, मैं ऑनेस्ट रहता हूँ, एवरी टाइम मैं एक हफ्ते के बाद मेरे टैटू देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है यार और लेवल बड़ा होना चाहिए, ये और बेटर हो सकता है। तो ऐसा कोई टैटू नहीं है जिसमें मैं फुल्ली सेटिस्फाइड। ये मैं मेरा आर्टिस्टिक साइड बताऊँ, जो मेरा आर्टिस्टिक माइंड है वो कभी खुश नहीं रहता खुद का ही आर्ट देख के उसको और बुक रहता है। तो वो एक पार्ट है, पर यही बुक है जो और बेटर करने लगाता है। यही मेरे आर्टिस्ट को भी मैं सिखाता हूँ। अगर आपको वो आइडिया आ गया कि आप बहुत बेस्ट आपने काम किया है, आपको ईगो चढ़ने लग जाएगा, अरे मैं ये हूँ, मैं वो नहीं हो सकता। वो हम्बलनेस तब आएगा जब आपको अंदर पता है यार मैं इससे बेटर करता हूँ, होने के बाद आपको महसूस होना चाहिए और स्कोप है बढ़ने का। तो वो आपको मेरे ख्याल से बैलेंस में रखता है, एटलीस्ट ये मेरा एक्सपीरियंस है। करेक्ट करेक्ट। एक बीच में एक और एक ऑडियंस क्वेश्चन आया है एंड विच इज फील कि बहुत मतलब मुझे भी एक हमेशा मैं भी यही सोचता हूँ एज एन टैटू आर्टिस्ट के दिमाग से कि कोई भी आर्ट लो, जैसे कि समझो पेंटिंग करता है या कुछ ड्राइंग करता है, हमें लगा कि यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो उसको हम इरेज करके वापस रिक्रिएट करते हैं। बट एज एन टैटू आर्टिस्ट क्या होता है कि वो इरेज करने का स्कोप नहीं होता, मतलब बहुत कम स्कोप होता है एरर होने का। ऑफकोर्स एरर होता है, तो हाउ डू यू मैनेज दैट, या कैसे आप उसको वर्कआउट करते हो? तो वही तो स्किल है टैटू आर्ट का, तो वही एक्चुअली बोलते हैं एसेंस है जो ये आर्ट का, वही है कि आप वो नहीं करो। तो जो ट्रेनिंग का पार्ट है, टैटूइंग सीखना बहुत आसान है। टैटूइंग का सिलेबस बहुत छोटा है, मैं वो प्रोसेस को कभी कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूंगा, सिंपल है। प्रॉब्लम है कि वो कोई भी आपको सिखाता है तो आपको फाउंडेशन देता है, फाउंडेशन के बाद आपका जर्नी कि आप कौन सी तरफ जाते हो, कितना टिक जाते हो, वो फॉर दैट मैटर कोई भी आर्ट हो। अभी ये जो बारीकी की चीज जो आप बोल रहे हो ना कि ये मिस्टेक नहीं होना है, ये सब मिस्टेक करते हैं, सबका लाइफ में ये मिस्टेक होना है, नहीं तो वो इम्प्रूव करता ही नहीं। विदाउट पेइंग देयर इज नो सक्सेस। तो ये करते करते ना वो आपका अपने आप सीखते जाते हो, आपका इंप्रूवमेंट आता है। अगर एक बार इसलिए वो मैं जो बोल रहा हूँ ना, जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा काम मेरे को लगता है इम्प्रूव हो सकता है, तो आप ये बोल सकते हो टेक्निकली उसमें गलतियां भी है, टेक्निकल लेवल पे और फिनिश्ड हो सकता है। तो नए आर्टिस्ट के लिए मैं भी सीधी लाइन नहीं मार सकता, वो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, बराबर है। पर मैं आज भी मेरी लाइन मारता हूँ तो मेरी सीधी है, फिर भी मेरे को ऐसा लगता है और सीधी हो सकती है, या मैं मेरा और स्टेबल हाथ चले। या मैं जब सॉफ्ट शेडिंग करता हूँ तो स्टूडेंट लोग बोलते हैं क्या सॉफ्ट है, मेरे को लगता है और सॉफ्ट हो सकता है। तो वो एरर हमेशा रहने वाला है, वो कोई जाने नहीं वाला है। और ये एसेंस है जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आप कैसे कॉन्फिडेंस गेन करते हो, कैसे ये लर्निंग पाथ जो है ये कैसे सीखते हो, खुद से सीखना, इसको इम्प्रूव करना। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा ना, वो टैटू आर्टिस्ट नहीं बन पाएगा। एक बार गलती सही है, मतलब सही पैर रखा है, अगर गलती हुई, अगर गलती नहीं हुई तो बड़ा प्रॉब्लम है। 2 बार गलती सही नहीं है, 3 बार गलती तो कामचोर है वो इंसान, उसमें कुछ तो गड़बड़ है, उसका माइंडसेट सही नहीं है। पहला गलती तो जरूरी है, साइकिल से गिरोगे नहीं तो साइकिल कैसे आएगा? ऐसा कौन है दुनिया में जिसको साइकिल पहले बिना गिरे साइकिल आ गई? मेरे को ऐसा बताओ।
फोकस, वो करेक्ट टाइम का फोकस जरूरी है। एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट आया जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। ये बोलते कि सर मैंने आपको इतना हिंदी बोलते हुए फर्स्ट टाइम देखा। ओके बहुत सारे ओके, कमेंट आए क्या? यस यस सर, बहुत कमेंट आ रहे हैं, बहुत फैन है आपके, मतलब यहाँ पे आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, आपके टैटू का बहुत फैन है। मतलब समझो कि हम सिर्फ अगर कमेंट और क्वेश्चन ही लेना तो हम लोग को लगता है कि और एक डे अलग से इसका सेशन रखना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन है। सर। आपकी फैन फॉलोइंग में सर आपकी वेल विशर्स बहुत है, वो क्लियरली विजिबल है। अच्छा सर, टेकिंग फॉरवर्ड के क्या आपको अभी भी लगता है कि जो टैटू या टैटू आर्टिस्ट एज अ प्रोफेशन के सामने कोई कोई स्टिग्मा अभी भी अटैच है, ऐसा आपको फील होता है अभी भी कभी? हाँ मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी तरफ से कि मैं सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर बनाऊं टैटूइंग सिखाने के लिए एफोर्डेबल कॉस्ट में। अभी तक मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हूँ क्योंकि अगर ये आज के टाइम पे ना गवर्नमेंट में रिकग्निशन नहीं है इसका, टैटू आर्ट को फुल स्केल पे गवर्नमेंट रिकग्नाइज नहीं करता है। प्लस गवर्नमेंट है ना इस तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है जहां मैं खुल के, मुझे लगता है सारे आर्टिस्टों को आना चाहिए और बताना चाहिए इसमें इनकम कितना है, कितना स्केल हो सकता है और कितने लोग का घर चल सकता है इससे। मेरे यहाँ लोग आए करीबन टोटल मिला के मेरे पास करीबन 30-35 आर्टिस्ट रहेंगे, 30 to 35 अलग अलग रोल में है, सब लोअर बैकग्राउंड से है। कभी सोचा भी नहीं था कि ये बंदे लोग हैं जो मतलब 50,000 से लाख रुपए के बीच में कभी ये कमा पाएंगे, उन्हें माँ बाप ने कभी सोचा नहीं रहेगा, पर ये लोग करते इधर। एटलीस्ट मेरे स्टूडियो में आपको कई एग्जाम्पल मिलेंगे, कई मतलब सारे एग्जाम्पल जो भी 30 के 30 वाओ। ये अगर गवर्नमेंट तक मालूम पड़े तो गवर्नमेंट अगर इसको हाथ दे ना थोड़ा, तो ये जो इतना एक्सपेंस गिरता है मुझे, आज मेरा 4 महीने का 5 महीने का कोर्स 2,70,000 होता है, वो सीधा नीचे आ जाएगा, मतलब अफोर्डेबल साधारण लोगों को हो जाएगा जब गवर्नमेंट सपोर्ट देगा। अभी टैक्सेस जीएसटी ये वो में इतना निकल जाता है और मैनेजमेंट में कोई सपोर्ट है नहीं, तो ना सब्सिडरी है ना कुछ कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से ये एक चीज है जो पीछे पकड़ के रखा है, और जब तक आप एजुकेशन सिस्टम सेट नहीं करोगे ना आप उसको स्केल नहीं कर सकते। अभी ये ग्राफिक डिजाइनिंग को देखो, तो ग्राफिक डिजाइनिंग कॉलेज और स्कूल में सिखाया जाता है। आप 5-7 साल पहले फेसबुक और ये था ही नहीं, किसी के हाथ में कोई सोचा नहीं था। आज फेसबुक का कोर्सेज कॉलेजेस में आ गए, सोशल मीडिया मार्केटिंग कॉलेज में सिखाया जाता है, बराबर। टैटूइंग नहीं सिखाता, टैटू आर्ट को अभी तक रिकग्निशन नहीं है, वो एक माइनस पार्ट है। उसके लिए मैं गए 3 साल से मैं लड़ रहा हूँ गवर्नमेंट के साथ। मेरा एक टीम है, स्पेशल टीम जो उनके साथ इंटरेक्शन करता है, उनको रिक्वेस्ट भेजता है, लेटर भेजता है, सब करता है। अभी जाके ये लास्ट ईयर नेक्स्ट हाफ में मेरा जो कंपनी है स्कूल का, एलियंस टैटू आर्ट स्कूल, उसको गवर्नमेंट रिकग्निशन मिला है एज अ स्टार्टअप इन दिस जॉनर, एज अ फर्स्ट स्टार्टअप। पर फिर भी क्या हो रहा है, वो स्टार्टअप का साइड पे उन्होंने रिकग्निशन दिया, आज भी स्कूल को सपोर्ट नहीं कर, जो जो एंड जहां जो स्टूडेंट एंटर करने वाला है और वहां जहां सपोर्ट चाहिए वहां नहीं है। अभी स्टार्टअप मतलब क्या, कंपनी को सपोर्ट किया, पर जो एक्टिविटी है उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, ना टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, ना कुछ सपोर्ट मिल रहा है, ना इन्वेस्टमेंट आ सकता है। थोड़ा वो ये मतलब वहां ये जब खुल जाएगा ना, ये टैटू आर्ट स्कूल और कॉलेजेस में मिलेगा, तब ये ना बहुत अच्छे से स्केल होएगा। जब वो स्केल होएगा ना, इक्वल नंबर ऑफ जॉब्स रहेगा, लोग अच्छे कमाएंगे, सब जगह जेन्युइन वे में टैटूइंग होगा। आज के टाइम में बहुत सारे फेक टैटू आर्टिस्ट है जो कुछ नहीं बट स्किन खराब करते हैं, उनको सिर्फ पैसे का भूख है, उनको एग्जीक्यूशन करना है, घर चलता है तो घुस जाते हैं। पर मैं उनको बुरा नहीं बोलूंगा, पर उसको भी अगर किसी ने सपोर्ट करके सस्ते में, समझो यही जो कोर्स है वो 20-25 हजार में हो सके या 50,000 साल का लेके कर सके, वो भी हैप्पीली कर लेगा। पर आज कहीं जगह भी नहीं है, वो जो भी खराब काम करता हो मार्केट में, उसको स्पेस जगह भी तो रहना चाहिए कि जाके सीखे। सब थोड़ी मुंबई आने वाले, इतना बड़ा इंडिया है।
अपने अपने सिटी में उसके पास कंफर्ट लेवल पे रहने कि घर के पास रहे और सीखते जा रहा है और इंस्टीट्यूट में सीखा, अच्छे से सीखा, प्रॉपर वे में कोई स्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट है जो ध्यान रख रहा है, ये सब नहीं है अभी। उसके पीछे मैं दौड़ रहा हूँ, मतलब जा रहा है टाइम। डेफिनेटली सर। और हम भी ये चाहेंगे कि यू विल बी सक्सेसफुल इन दिस, ऐसा हम भी आशा प्रे करेंगे, बिकॉज हमने नाइन सिर्फ आपका काम, बट आपके जो 7 आर्टिस्ट काम कर रहे हैं उनका भी मैंने काम देखा हुआ है, एंड इट इज मतलब आप भी सीख रहे हो, उनको भी सिखा रहे हो, तो समझो अगर ऐसे और लोगों को आएगा तो इंडिया वुड बी नंबर 1 इन टैटू। जैसे आज बाहर के लोग बोल रहे हैं कि बाहर के आर्टिस्ट ये है, एक दिन मतलब वो दूर नहीं होगा कि जहां पे इंडिया को एज अ टैटू हब कहीं माना जाएगा, बिकॉज बहुत टैलेंट है इंडिया में, डेफिनेटली। थैंक यू। वैसे ये का ऑलरेडी एक्शन में आ गया जो आपने बोला, एलियंस को रिकग्निशन मिला है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बड़े बड़े जो टैटू इंडस्ट्री के ब्रांड्स हैं, सब लोगों ने हमें स्पॉन्सर किया है, सबका टैग मेरे ब्रांड को लगता है। गवर्नमेंट का भी कहीं जाके पार्शियल टैग लगा है, उनके यहाँ से भी सपोर्ट आया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और ये बढ़ेगा। रह गया बात हमारे स्टूडेंट्स का, अगर आप ये देखो कि कोई स्टूडेंट्स आते हैं तो इंडिया से सिर्फ नहीं आते, सारे वर्ल्ड से स्टूडेंट आते हैं। लंदन बोलो, साउथ अफ्रीका बोलो, कनाडा बोलो, मतलब मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हमने डेटा निकाला तो 23 कंट्री से लोग आके गए हैं। सुपर सुपर। तो लोग हम लोग को देख रहे हैं बाहर से, और वो ट्रस्ट और वो जेन्युइनिटी हम लोग ने मेंटेन की है कि वो लोग वहां से ट्रैवल करने के लिए तैयार होते हैं और सीख के भी बाहर जाके अपनी और सपोर्ट ही करें। आप उनके लिए कोर्स देखो या उनको ये देखो तो दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट अस, आवर स्कूल, और वो लोग रेकमेंड भी करते हैं। बाहर के दिन कैसे टैटू इंडस्ट्री में एक वो बात है जो थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, चलेगा ना एक 10 मिनट और? हाँ अरे नहीं, अरे ऑफ कोर्स, कैरी ऑन सर। तो टैटू इंडस्ट्री कैसे चलता है इन अ वे, आर्टिस्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं बिफोर एलियंस आने के बाद हम लोग ने फेस चेंज कर दिया सब चीज का। पर हम लोग के पहले टैटू आर्टिस्ट प्रोड्यूस ऐसे होता है कि समझो आपको टैटू में इंटरेस्ट है तो आप कोई कोर्स भी नहीं कर सकते, आपको टैटू स्टूडियो में जाना होता है और आपको वो जो अगर टैटू आर्टिस्ट होगा ना कोई भी एटीट्यूड का, उसको बोलना आपको सीखना है, उसका मूड हो गया तो वो आपको बोलेगा तेरे को मैं सिखाता हूँ तो मेरे लिए काम करेगा। उसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, अप्रेंटिस, बराबर। अभी अप्रेंटिस के चक्कर में उससे आप लादी साफ कराओ, कप उठाओ, टेबल साफ कराओ, खाना लेके आ, ये लेके आ, घर का काम कर, टॉयलेट धो, ये दो, उसके सामने ये लोग सिखाते हैं। वहां ये जब क्लाइंट पे टैटू करेगा तब भाई तू देख और सीख ले, 4 लाइन बोलेगा। ये स्ट्रक्चर था टैटूइंग सिखाने का। अभी ये तो मैंने अपने भाषा में बोला। मैं जब डेनमार्क में गया था तो मेरे साथ कुछ लोग आए। जब मैं गया तो 3 अप्रेंटिस आए मेरे, क्योंकि वो नॉर्मल चीज है वहां, स्कूल कॉलेज से किसी को पता नहीं, उनको टैटू ऐसे ही सिखाया। अप्रेंटिस आए, उसमें 2 लड़कियां, 2 लड़कियों, मेरे को पहले समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं खुद ही डरा हुआ था वो कंट्री में इनिशियली। मैं पहली बार एक तो अब्रॉड गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मैं जल्दी खुद ऐसे घुल मिल नहीं जाता, स्पेशली लड़कियों से एकदम मैं कंफर्टेबल नहीं रहता, मुझे टाइम लगता है दोस्ती करने में। ये लोग आए और ये लोग एकदम अचानक मेरे को हेल्प करने लग गए। ये लोग आए और मुझे सर्विस देने लग गए, मेरा स्टेशन तैयार करके दे रहे टैटू का, मेरे को नीडल पूछ रहे हैं, मेरे को बोल रहे तो मेरे को काम करने नहीं दे रहा हूँ, ये लोग ही काम कर रहे हैं। मैं जैसे मेरा काम हो गया तो मेरा टेबल निकाल रहे हैं, वो स्टेशन क्लीन कर रहे हैं, सब ध्यान रख रहे हैं, मेरे को खाना पीना पूछ रहे हैं। मैं बोला इनको क्या हो गया, मेरे को समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने कभी अप्रेंटिसशिप करवाया नहीं किसी से। तो जब ये लोग जो अप्रेंटिस वहाँ के थे वो लोग मेरे को सर्विस देने लगे तो मुझे पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और मैं थोड़ा गलत समझने लग गया, अरे ये ऐसे क्यों हो रहा है अपने साथ, मे बी इनको मैं पसंद है या ऐसा कुछ है। तो मैं थोड़ा दूर दूर भागता था तभी। फिर मेरे को मालूम पड़ा वहाँ के मैनेजर से कि ये लोग तेरे से सीखने आए हैं और हम लोग ने इनको बुलाया, ये लोग अप्रेंटिस है, तू जितना टाइम इधर है ना तेरे को जो भी चाहिए इनको बोले सब करेंगे। और वो लोग लिटरली मैं जब टैटूइंग कर रहा हूँ तो उनमें से लोग घर जाते थे मेरे घर पे, पूरा टॉयलेट साफ करेंगे, पूरा घर क्लीन करेंगे, पूरा बेड लगा के आएंगे, सब करेंगे, खुद आएंगे। और मैं रात को जाता हूँ देखता हूँ इतना साफ सुथरा रूम कैसे हो गया। फिर नेक्स्ट डे मालूम पड़ता है कि ये लोग करके गए।
तो ये जो आइडिया था ना, ये बड़ा ही मेरे को घिन आने लग गया सुन के। मुझे बड़ा ही, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को बुरा लग रहा था सब चीज। मैं बोला तुम लोग, क्योंकि ये लोग पैसा नहीं दे सकते हैं इसलिए तुम लोग उनसे टॉयलेट साफ कराओगे, क्योंकि मैं सिखाने वाला हूँ। तो मैं, क्योंकि मैं वहाँ गेस्ट आर्टिस्ट था, स्पेशल आर्टिस्ट को सीखने आए थे रियलिज्म। मैंने उनको बोला आप ये सब मत कराओ, मैं सिखा रहा हूँ ना, मेरे को ऐसे ही सिखाने का इन लोग को, आप ये सब मत कराओ। मैं इनका असिस्टेंस लेता हूँ जहाँ मेरे को टैटूइंग में चाहिए, जो उनको हेल्प भी होएगा समझने में, पर ऐसे आड़े टेढ़े काम मत कराओ। फिर वो बातों बातों में मालूम पड़ा कि वहाँ का कल्चर कैसा है, टैटू स्टूडियो में ये नॉर्मल चीज है। फिर मैं इंडिया में देख रहा हूँ तो इंडिया में भी नॉर्मल चीज है। लोग एक दूसरे को, बहुत सारे आर्टिस्ट जो गाली देते हैं, जो बोलते हैं कि आप लोग 3 साल रह के आए, वहाँ कुछ नहीं सीखा, इसने मेरे से ये काम कराया वो काम कराया। तो मेरे को इससे किसी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ना किसी से ग्रज है। मैंने बोला ये सिस्टम थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। अगर मेरे को कमर्शियल आर्ट करना हो तो मैं कमर्शियल आर्टिस्ट के घर पे जाऊँ और उसका टॉयलेट साफ करूँ, कि कॉलेज जाऊँ सीखने? बराबर है। मेरे को लगा इंसान को आर्ट सीखना है, जैसे मेरे को मन था कि मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में जाऊँ और आर्ट सीखूं। मैंने थोड़ी सोचा कि कौन आर्टिस्ट है, जैसे एम एफ हुसैन सर है तो एम एफ हुसैन सर के घर पे जाऊंगा, उसका लाती पोता करूंगा और वहां मेरे को सीखने मिलेगा, ऐसा कौन सोचता है? ये मेरे को समझा ही नहीं। तो ये मेरा हमेशा एक क्वेश्चन रहा, क्यों ना मैं इस डायरेक्शन में जाऊं। जब पहली बार मेरे ख्याल से मैंने सोचा है कि कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जो रिपीट कर सके कोर्स, तो वो मैंने तब शुरुआत किया था कि एक स्पेसिफिक कोर्स होना चाहिए जो मैं रहूं नहीं रहूं लोग सीख सके। मतलब आप अगर मैं बोलूं सबसे बेस्ट वर्ल्ड का आर्ट स्कूल कौन सा है, तो लंदन स्कूल ऑफ आर्ट्स का नाम आता है, बराबर। आपको वहां कोई मेंटर का नाम पता है? मेरे को भी नहीं पता। मेंटर से थोड़ी चलता है वो लोग का कल्चर है, जगह वैसा बनाया है, मेंटर आएंगे जाएंगे, मरेंगे नहीं आएंगे, वो सिस्टम डिजाइन किया है सीखने का। वो टेम्पल जैसा हो, वहां लोग आते हैं सिखाते, सब चेंज होते रहते। तो स्टूडेंट को एक ऐसी जगह चाहिए जहां उन लोग उसको, स्कूल पे भरोसा है, मेरे पे नहीं, ये एक आर्टिस्ट पे नहीं, उसको स्कूल पे, वो इंस्टीट्यूशन पे भरोसा होना चाहिए जहां सीखने मिले। वैसे ही कॉलेजेस चलते हैं। मैंने सोचा क्यों ना हम करें ये चीज। वो मैं कंस्ट्रक्ट करते गया, गवर्नमेंट के पीछे लगा, सब जगह हाथ मारा, नए लोग मेरे साथ अटैच हुए, नए नए इन्वेस्टर्स आए जिनको ये सब समझा, सब फिर धीरे धीरे फिट होने लगे और आज वही डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। एक मैं डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज डेफिनेटली क्लियर करना चाहूंगा कि सनी भानुशाली इज नॉट जस्ट अ टैटू आर्टिस्ट। यहाँ पे उनकी बात से पता चल रहा है ही इज अ वेरी गुड पर्सन, ही इज अ वेरी गुड विजनरी, एंड वो अपना नॉलेज, अपना आर्ट सिर्फ अपने तक ही नहीं बाकी सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और वो कितना मतलब इनिशिएट ले रहा है, वो उनसे बात से ही जेन्युइन नहीं पता चल रहा है। ऐसे नहीं कि बोलने के लिए बोल रहा है, बट उनके बात से ही पता चल रहा है। तो हैट्स ऑफ टू यू सर, जो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं उसके लिए। थैंक यू सर। उसी बात को, कौशल की बात को ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कि द जॉय ऑफ गिविंग, ये जो आप, ये चीज जो आप फॉलो कर रहे हैं, एंड आपने जिस हिसाब से बोला कि द कल्चर, अगर हम 1 घंटे रिवाइंड से अगर मैं बात करें कि द राइट फ्रॉम द स्टार्ट, आपका जो स्टार्ट जहां से हुआ था, द वे यू कल्टिवेटेड टैटू इंडस्ट्री, द वे यू आर कल्टिवेटिंग ए आर्टिस्ट, एंड द आपका जो विजन है फ्यूचर आर्टिस्ट भी इस तरह से ही कल्टीवेट हो। एक सिस्टम जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए आपने एक कायदे से, जैसे हमने हमारे ई इन्विटेशन में भी रखा कि यू आर ऑल्सो स्टार्टिंग अ स्कूल, के जो आई थिंक वर्ल्ड का बिगेस्ट स्कूल होना चाहिए हमारे नॉलेज के हिसाब से। तो उस स्कूल के बारे में सर कुछ एक अगर आप कुछ बता पाए। सो आप मेरे आर्ट स्कूल के बारे में बात कर रहे हो? ये आपका जो अपकमिंग आर्ट स्कूल है उसके बारे में। सो इसके 2 चीजें हैं जो मैं दोनों अलग अलग बता देता हूँ। एक है मेरा जो टैटू स्कूल था, जो अभी टैटू हट के आर्ट स्कूल बनते जा रहा है। तो इनिशियली सिर्फ टैटूइंग सिखाते थे, अब मैं उसको स्केल कर रहा हूँ। मेरे साथ कुछ और लोग जुड़ रहे हैं जिनको वो स्केलिंग का नॉलेज है, और जैसे आपका प्रोग्रेस होता है तो आपके कनेक्शंस चेंज हो जाते हैं। तो वो चेंजेस के फेज पे हूँ अभी। हम लोग ट्राई करें कि वो आर्ट स्कूल से निकाल के अपना टैटू स्कूल से आर्ट स्कूल हो जाए,
जो हो ही गए ऑलरेडी, और उसमें हम लोग नए नए आर्ट फॉर्म्स लेके आए जिसमें हम सिखाए सिर्फ टैटू या सिर्फ आर्ट एज अ हॉबी नहीं, आर्ट जो बाहर एप्लीकेशन में यूज होता है, दुनिया में यूज होता है, वो आर्ट जिससे इंसान पैसे कमा सके। और क्योंकि जिसको जो पैशन होता है ना, समझो आपका पेंटिंग अच्छा है और पेंटिंग का आपको पैशन है, पर अगर वो पेंटिंग बिकेगी नहीं ना, वो पैशन ना कचरे के डब्बे में घुस जाता है। वो इंसान ना दुखी रहता है लाइफ टाइम, कितना भी वो कमा ले ना, खुशी नहीं मिलती कोई और वजह से, क्योंकि उसको पसंद कुछ और था। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो लोग आर्टिस्टिक फील्ड से है, उनको पसंद है, कोई तरीके से अगर मैं उनको कमर्शियल लेवल पे सिखा सकूं कि तू आर्टिस्ट भी बन पर उसको मोनेटाइज भी कर, और वो तरीका अगर मैं सिखा सकूं तो मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट रहेगा। उसके ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं, तो वो मेरा डायरेक्शन है आर्ट स्कूल के लिए। फिलहाल सिर्फ मेरे को नंबर नहीं बढ़ाना है कि आप 2000 4000 ये कर रहे हैं, अभी 220 सीटर है, 200 सीटर है, ऐसे आप बोल सकते हो। और मेरे ख्याल से और 1-2 साल में 200 सीटर ही रखूंगा उसको। पर मेरे को नया आर्ट और वो जो मैं बोल रहा हूँ मोनेटाइज करना, वो मेरे को करके देख के मेरे को देखना है कि रिजल्ट है क्या उसका, सिर्फ सोच में नहीं, एक्शन में देख रहे हैं। एक्शन भी अगर वो आ गया फिर वो 200 सीटर का मैं 2000 सीटर कर देगा, एक बार सिस्टम बन गया। अभी ये था एक। अभी दूसरा चीज है जो मेरा भाई जो है उसका भी ये इंटरेस्ट है, और उसके इंटरेस्ट को मुझे लगा मैं भी सपोर्ट करूँ, और मेरा भी ये मन है और कॉज भी बहुत अच्छा है। वो है आजकल के जो स्कूल है, जो छोटे बच्चों के स्कूल, जैसे मेरा बच्चा अभी 5.5 साल का, उसका स्कूल है, तो उसका स्कूल का जो फीस है, मतलब मेरे को फीस से प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं जो आज मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग डोनेशन कैंपेन वगैरह रन करते हैं, तो बहुत सारे डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट आते हैं, आधे ज्यादा तो स्कूल की फीस के लिए आ रहे हैं। और स्कूल की फीस के लिए जब आप, क्योंकि हम लोग किसी किसी को डोनेशन के लिए जा रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो जब भी हम स्कूल से बात कर रहे हैं इतना रूड जवाब देते हैं कि मतलब नहीं पैसे तो निकल जाओ, ऐसे कई स्कूल बोल रहे हैं आज, क्योंकि मे बी उनकी फाइनेंशियल स्टेटस खराब है, पर बहुत ज्यादा इसमें ये अटका हुआ है पैसे को लेके। और मुझे लगता है करंट टेक्नोलॉजी और करंट जो रिक्वायरमेंट है ना मार्केट का, वो स्कूल पढ़ा नहीं रही है, स्कूल कुछ और ही पढ़ा रही है, जो मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियल एज में चलता था। इंडस्ट्रियल एज क्या, जो फोर्ड कंपनी है वो इंडस्ट्रियल एज से, फोर्ड जब गाड़ियां बनती थी तो उसको बहुत सारे एम्प्लॉयज चाहिए थे, वो एम्प्लॉयज का तरीका ये लोग आज सिखा रहे। बराबर 5-6 घंटे का स्कूल के अंदर 2-3 ब्रेक रहेंगे, और फिर आपको एग्जैक्टली टाइम टू टाइम सब सिखाते हैं। ये क्या कर रहे हैं एक्चुअली, आप बाहर देखो वैसी ही नौकरियां चलती है, इतने से इतना ये, फिर तेरे को 1 घंटा ब्रेक, फिर ये, वो स्कूल से एक्चुअली आदत गिरा रहे नौकरी कराने की। तो न्यू एज आप देखो जिस तरफ जा रहा है, वो सेम ब्रेक्स नहीं लेता, सेम तरीका नहीं है। नए ऑन्टरप्रेनर्स को देखो, कोई कोई 9 घंटा काम नहीं करता, मेरे कहते पूरा दिन 24 घंटा काम करता है, खाली सोने में जो वेस्ट है उतना ही। सिर्फ ये मेरा स्टोरी नहीं, मैं हजारों लोग को पढ़ा, आप लोग को भी देख लो, मेरे को नहीं लगता आप टाइम टेबल से काम करते हो, बराबर नहीं? स्कूल का, हाँ, मेरे को एक बात बताओ, क्या स्कूल का चीज आप फॉलो कर रहे हो? मेरे को नहीं लगता कुछ फॉलो कर रहा है, एक्सेप्ट लैंग्वेज जो सीखी रह गया। या ट्रू। तो मेरा ये सपना है, मेरे को एग्जैक्टली क्लियर विजन नहीं है, मेरा ये सपना है कि जो आज के टाइम में चलता है, जो फ्यूचर में आ रहा है, वो सिखाया जाए। मे भी बड़े स्केल पे नहीं, छोटा भी था, जो स्केल मिले, पर बच्चे लोग को सस्ते में वो सिखाया जाए, मतलब पेरेंट्स को अफोर्डेबल रहे। और बच्चा है ना, वो गया जमाना कि ग्रेजुएशन करो, ये डिग्री करो, 25-26 साल में बाहर जाएगा, फिर कमाना चालू करेगा। अभी इनके बच्चे 14 साल में कमाने लग जाते हैं, उनको पता चलता है कैसे हुआ है, बराबर है ना? इसका टोपी उसके ऊपर, वो सब समझ में आता है छोटे बच्चे लोग को। मेरे पुराना जनरेशन देखो, मेरे मम्मी के टाइम का, उनको फोन अभी तक ठीक से नहीं आता। मेरा बच्चा है अभी, फोन लेता है, टीवी से कनेक्ट करता है, अमेजोन ऑन करेगा, सर्च मारेगा, यूट्यूब ढूंढेगा, अपनी वीडियो प्ले करेगा, खुद की म्यूजिक प्लेलिस्ट बनाता है। 5.5 साल का बच्चा, मैंने नहीं सिखाया ना उसको। राइट। करंट दुनिया सीखता है, अभी आप उसको सिखाओगे 100 साल पहले का पढ़ाई तो कैसे चलेगा? वो तो ऑलरेडी बहुत एडवांस है। वो एडवांस लोगों को सीखना जरूरी है, गूगल कैसे चल रहा है, सर्च कैसे करते हैं, पर वो कोई, मेरे को नहीं लगता कोई स्कूल में सिखाता है। बहुत बेसिक चीज है, फ्यूचर के लिए कोई तैयार होने को रेडी नहीं है, आप ऐसे बोल रहे हैं अभी। और अगर ये, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इजी है, अभी रिलायंस है जो मुकेश अंबानी सर, वो अभी 5G लेके आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर।
कितना अफोर्डेबल इंटरनेट होएगा ये, मतलब कितना इजी ये होएगा। और जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट आ रहा है, जब भी आप देख रहे हो फेसबुक ज्वाइन कर रहा है, अमेजोन ज्वाइन कर रहा है, गूगल ज्वाइन कर रहा है, करोड़ों रुपए डाल रहा है वो अपने इंडिया में जियो में पैसे डाल रहा है, राइट। यस यस मतलब वर्ल्ड के टॉप लोग, वर्ल्ड के सब पहले टॉप 10 में आते हैं, वो आज अपने अंबानी अपने साहब घर के यार पैसे डाल रहे हैं। कुछ तो विजन जबरदस्त है। यस वो यस विजन मेरे को लगता है उसका मैं छोटा पार्ट है। मेरे को लगता है ये जो टेक्नोलॉजी आ रहा है ना, उसको एजुकेशन के लिए यूज करे, घर घर तक पहुंचाए। करेक्ट 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 वो भी एक पार्ट है। डेफिनेटली डेफिनेटली आपका जो विजन देख के मतलब डेफिनेटली एक अलग ही वाइब आज हम लोग को भी आ रहा है एंड वी कैन फील दैट वाइब सर कि जो थॉट जो विजन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड आई एम ट्रूली हैप्पी कि मैं एज अ सनी भानुशाली आज एज ए इंस्पायरिंग पर्सन से मिला कि जिन्होंने ना सिर्फ अपने सक्सेस स्टोरी अपने टैटू से बनाया बट यस अपने ही एक्सपीरियंस सबको शेयर करके सबको आगे बढ़ा रहे। दैट इज व्हाट इज सनी भानुशाली आई हैव मेट टुडे। थैंक यू एंड थैंक यू सर। आज हमने एक्चुअली थोड़ा सेशन एक्सटेंड किया, बट वी आर ट्रूली हैप्पी कि ये सेशन हमें एक्सटेंडेड मिला। और आपका साइड बी जो है, जो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह से सनी भाई सोच रहे होंगे अपनी पर्सनल लाइफ में। इस तरह से गिविंग पर्सनालिटी जो है वो बहुत कम मिलती है। सो थैंक यू सनी भाई फॉर हैविंग यू विथ अस एंड चूजिंग सक्सेस स्टोरीज। तो आपके ये जो थॉट्स है और इतनी प्योर हिंदी आपकी जो सुनने मिली है, थैंक यू सो मच अगेन फॉर दैट। थैंक यू सो मच। और अगेन थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। और ये बात से एक ही मेरा ये रहेगा, मकसद बोलते हैं जो एक ही एम है कि ये हो सके उतने लोग को इंस्पायर करें। जो जो आपका जबरदस्त विजन है, जब आपको मैं पहली बार मिला था तो वो एनर्जी मैंने रीड की थी आप में कि आपका वो विजन है कि है ना, मेरे जैसे और हजारों लोग हैं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप भी वही हो जो मैं हूँ। ये सब जब एक साथ आएंगे, जो मैंने उस दिन बोला था, अगर ये सब एक साथ आके कुछ करेंगे ना तो बड़ा बम पड़ सकता है। कुछ हो सकता है लोगों के लिए और बड़ा। डेफिनेटली डेफिनेटली एंड यस ऑडियंस ऑफ कोर्स बहुत सारे रिक्वेस्ट आई है कि ये वीडियो सेव करके रखना। डेफिनेटली हमारे सारे एपिसोड सेव होते हैं एंड जब सनी भानुशाली सर यहाँ पे हो तो डेफिनेटली वो तो सेव करना ही करना है। अगर आपने कुछ भी एपिसोड मिस किया है तो ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पे भी अपलोड होगा एंड ऑफ कोर्स IGTV में तो वो सेव रहता ही है एंड एक हमारे YouTube चैनल में भी वो अपलोड हो जाएगा, तो वहां पे जाके भी देख सकते हो। एंड आई होप कि सनी भाई का ये साइड आपको देख के भी अच्छा लगा होगा एंड आप भी इंस्पायर हुए रहेंगे। थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडे इन द सक्सेस स्टोरीज। यू आर ट्रूली इंटरेक्टिव। आपका जो प्यार है जो हम सनी भाई को अप्रोच करके ऐसे स्टोरीज हम ला पा रहे हैं। सो कीप लाइकिंग अस, लविंग अस and share and subscribe success stories. Thank you so much. Thank you everyone and thank you both of you. Thank you Sunny bhai. We'll meet you soon. Definitely हम लोग मिलेंगे तुरंत ही।